आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 रियल नंबर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर फर्स्ट में टोटल 4 टॉपिक हैं। तो हर एक टॉपिक से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम स्टडी करेंगे इसमें। अब इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने टॉपिक कवर कर लिया है और जितने उस टॉपिक में जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो भी सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो आइए, पहला टॉपिक क्या है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि √5 इज़ इरेशनल नंबर, प्रूफ करो, ऐसे आता है। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो पहला मैंने ये लिख दिया है। तो आइए सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करते हो, इसमें लिखना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लिखते कैसे हो। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहा हूँ, और याद रहे जैसे मैंने √5 लिखा है, तो 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे √2 आ जाए, √11 आ जाए, √7 आ जाए, इज एन इरेशनल नंबर शो करना है, तो सभी क्वेश्चन में मेथड यही यूज करोगे जो इसमें हम यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए लिखा जाता है, जो भी नंबर दिया हो रेशनल दिखाने के लिए उसे पहले रेशनल मान लो। तो आपने लिखा लेट √5 इक्वल टू a/b इज ए रेशनल नंबर। यानी आपको प्रूफ करना था इरेशनल, लेकिन पहले आप रेशनल नंबर मान के चलो। और ये रेशनल नंबर कैसा है, ये जो बगल में लिख रखा है ये एग्जाम में आया हुआ है। इज अ रेशनल नंबर वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम मीन्स ऐसे नंबर जिनका SCF क्या आता है? 1 आता है। यानी ऐसे 2 नंबर कोप्राइम कहलाते हैं जिनका SCF 1 आता है। कोप्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया कि a और b का जो SCF होगा, कोप्राइम का मतलब ही यही, दोनों का SCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये सब आपने क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया इस पूरे स्टेटमेंट को। अब आपने दिखाना तो था इरेशनल, माना है रेशनल। अब इसको सॉल्व करके पहले ही स्ट्रेटजी इसकी समझा देना, हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा करके लास्ट में दिखा दो कि इन दोनों का SCF यानी a और b का SCF 1 नहीं आता है, कुछ और आता है। तो ये जो हमने माना था ये गलत हो जाएगा। तो नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। यानी जो हमारा मानना था वो गलत हो जाएगा। तो आइए हम इसके SCF को हम कुछ और दिखाते हैं। अब कैसे दिखाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a इक्वल टू √5b। तुम्हें दिखाना था इरेशनल, लेकिन आप मान क्या चले हो? रेशनल। तो स्क्वायर पहले कर लो जिससे ये रूट कैंसिल हो जाए। तो आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर किया तो यहाँ क्या आ गया? a² इक्वल टू 5b। अब एक बात बताओ, कहीं जैसे 10 लिखा है और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। तो 10 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो वैसे ही यहाँ जो a² होगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा और b से भी डिविजिबल होगा। तो मुझे दिखाना क्या है कि a b का SCF 1 ना आकर कुछ और आ रहा है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाई किससे? 5। यानी इस स्टेटमेंट से जो आपने लिखा है ये, इसको आपने 1 माना था, इसको 2 मान लिया, डिविजिबल बाई 5। और जब a² डिविजिबल है तो a इज़ आल्सो डिविजिबल। जैसे भाई 10 डिविजिबल था 2 से, तो स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, तो a इज़ आल्सो डिविजिबल
डिविजिबल बाई 5। और अगर डिविजिबल है, जैसे मैंने कहा भाई 10 2 से डिविजिबल था, तो जब डिवाइड करोगे तो कॉशिएंट कुछ ना कुछ तो आएगा ना, जैसे 2 इंटू अब जैसे 5 आ गया, आपको पता है। तो वैसे ही इसको क्या मैंने अब मान लिया कि यहाँ लिख दिया a इजकल टू, जब 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ कॉशिएंट आएगा, तो उसे मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया थर्ड। अब ये जो थर्ड आपने माना है, अब इस a की वैल्यू आफ्टर 2 में यूज कर लो, क्योंकि a को तो दिखा दिया कि 5 का ये फैक्टर है। अब आपको b को दिखाना है, तो वो कहाँ क्या करोगे, जो वैल्यू ये आई है a की, वो उठा के 2 में रख दो। अब आपने लिखा यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन 2। यस, जब आप 2 में रखोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर इजकल टू, सॉरी किसकी वैल्यू आपको रखनी थी, ए की वैल्यू रखनी थी उसमें। तो यहाँ ए स्क्वायर था और ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, 5 के। तो जब यहाँ स्क्वायर रखोगे 5 के तो हो जाएगा 25, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ना, इंटू के स्क्वायर इजकल टू 5 इंटू बी। अब देखो दोनों तरफ 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। इट मीन्स बी इजकल टू क्या आ गया आपका, आ गया 5 के स्क्वायर। इसका मतलब ये बता रहा है कि अब b भी 5 से डिविजिबल है। यानी इससे पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से कि b इज आल्सो, सॉरी यहाँ b स्क्वायर आया है ना आपका, क्योंकि नहीं ओनली b ही आया, b इज आल्सो डिविजिबल बाई, एक चीज़ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था तो ये भी तो स्क्वायर हो जाता, b का स्क्वायर भी हो जाता, तो इसलिए यहाँ भी b स्क्वायर आएगा। तो बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई किससे, 5 से। और बी स्क्वायर जब डिविजिबल है, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई यहाँ, तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई किससे, 5 से। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ और जो ये स्टेटमेंट, जिसे आपने इस टोटल को 3 मान लिया था, पूरे स्टेटमेंट को ये 3 था आपका। तो इन दोनों स्टेटमेंट से एक चीज़ पता चलती है क्या, कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। तो आप लिख दो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट हियर, हम क्या पाते हैं कि HCF ऑफ ए बी, ये दोनों का HCF क्या आएगा, 5 आएगा। और ये कंट्राडिक्शन है किसका, आपके फर्स्ट का। देखो ये जो पूरा फर्स्ट आपने माना था कि √5 इजकल टू a बाई बी, और a और b कैसे नंबर थे, कोप्राइम नंबर थे। तो क्या है, कोप्राइम हुए, कोप्राइम का मतलब होता है दोनों का HCF 1 आना चाहिए, जो यहाँ 5 आ गया। तो जैसे ही HCF ए बी इजकल टू 5 लिखा, बस आप ये लैंग्वेज लिख दो जो बताया अभी, कि व्हिच इज कंट्राडिक्शन ऑफ फर्स्ट, हैंस जो हमने माना था वो गलत हो गया, आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। क्योंकि दुनिया में 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो यहाँ हमारा एज्यूम्शन गलत हो गया, हमने माना क्या था, रेशनल। दस इस तरह से प्रूफ हो गया कि √5 जो होगा वो एक कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से लैंग्वेज आपको लिखनी है। दूसरा टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लिखा रहेगा प्रूव दैट 2 + √3, 5 + √3, 5 + √7 इज इरेशनल नंबर एंड गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। मतलब इसमें इस तरह से लिखा रहेगा और ये बताएगा कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं, ये जो अभी मैंने बताया, जो प्राइम नंबर
रूट में लिखे होते हैं, √2 इरेशनल नंबर, उससे आसान होता है उस टाइप के क्वेश्चन से। तो उसमें क्या कैसे लिखते हो, सबसे पहले यहाँ भी वही पहला लाइन जो उसमें लिखा था वो भी यही सेम लिखना है इसमें भी, कि लेट 2 + √3 = a/b इज़ आ रेशनल नंबर। यहाँ भी पहले वही लिखोगे, यानी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन बिल्कुल कॉपी टू कॉपी होती है। रेशनल नंबर वेयर a and b are co-prime number एंड b नॉट इक्वल 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ भी लिख सकते हो कि दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि HCF ऑफ ए बी क्या होगा, 1 होगा। या ये लाइन ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ये आपने फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट माना इसको, यानी ये लाइन आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना ही कर लिख के छोड़ दो। अब हमें करना क्या है, √3 तो इसमें पहले से रेशनल दिया है, अब इसमें जो रेशनल नंबर हो इधर उसको उधर ले जाओ। यानी 2 क्या था, एक रेशनल नंबर था, तो 2 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा √3 = a/b - 2। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जैसे 3 एक रेशनल नंबर है, अब इसमें कोई अगर रेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रेशनल ही रहेगी, उसी कॉन्सेप्ट से चलना है। तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से जो रेशनल था उसको उधर भेज दिया, और यही काम आप हर क्वेश्चन में करेंगे। तो ये भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा, इज आल्सो रेशनल नंबर। ये आप लिखते रहेंगे बार बार, रेशनल नंबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a - 2b/b इज आल्सो रेशनल नंबर। ये जो कॉमा कॉमा लिख दिया वही चीज़ लिखते रहिए। बट आपको यहाँ √3 क्या कहा गया था, एक रेशनल नंबर इस क्वेश्चन में कहा गया था, और आपने RHS को क्या माना है, रेशनल नंबर। तो बट √3 इज ए रेशनल नंबर ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। तो ये जो आपने माना √3 कुल कुछ नंबर्स माना था ना, और उसको क्या माना था, रेशनल नंबर माना था, तो वो कैसा नंबर हो गया भाई, इरेशनल। क्योंकि भाई एक नंबर को आपने दिस इक्वल दिस माना, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा क्या था, रेशनल नंबर था, ये गिवन है तुम्हारा। तो ये जो आपने माना है कि इसको ये रेशनल नंबर है, ये गलत नहीं हो गया, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। हैंस जो हमने माना है ये फर्स्ट, हैंस आवर एज्यूम्सन इज रॉन्ग, यानी हम जो इसको रेशनल नंबर मान के चले थे वो गलत हो गया। 2 + √3 इज कैसा नंबर होगा, एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपका जब भी आता है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब एक और, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में केवल √3 ऐसे लिख दिया था इरेशनल नंबर, दूसरे में 2 + √3 लिखा। अब एक तीसरा क्वेश्चन इसमें स्टडी करते हैं जिसमें दोनों नंबर रूट में रहेंगे, तब उसे इरेशनल दिखाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करते क्या कैसे हैं, पहले ये देख लो। सेम भाई पहली लाइन तो बिल्कुल वही लिखेंगे, जैसे कि पहले क्या लिखोगे, लेट √2 + √3 = a/b इज आ रेशनल नंबर। यानी पहली लाइन चाहे जिस टाइप का रेशनल नंबर शो करने के लिए आए, सब में सेम रहेगा, इरेशनल नंबर सच दैट, अब चाहे थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, सच दैट a and b आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर जहाँ b आपका कभी 0 नहीं होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट पूरा। अब हमें
रूट है ना दोनों, तो कुछ ऐसा काम करो जिससे ये रूट कैंसिल हो जाए। तो रूट कैंसिल तभी होगा जब स्क्वायरिंग करोगे। तो मैं अब स्क्वायरिंग करने जा रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि रेशनल नंबर मान के चले हो तो कोशिश ही करते हैं कि रूट यहाँ से कैंसिल हो जाए। अब मैं लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करोगे तो ऐसे लिखोगे √2√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये x हो गया, ये y। तो a प्लस बी का या x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर लिखोगे √2 का तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा। फिर प्लस लिखते हो, फिर 2xy आप लिखते हो। तो x मीन्स √2, y मीन्स √3 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये 3 2 तो 5 हो गया, इसको उधर ले जाओ। और इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू, ये दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई कर लो, √6 हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, ये 3 2 5 था, उधर 5 हो जाएगा। और एक बात बताओ, जब कोई रेशनल नंबर होता है उसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। तो यहाँ लिखते भी रहो कि इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसको भी लिखते रहो, इज आल्सो रेशनल नंबर। साथ में ऐसे हर लाइन में लिखते रहो, इसको ऐसे कॉमा कॉमा लगा दो, तो ये सेम वही चीज़ कॉपी करनी है। अब ये 2 भी, 2 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेज दो। तो √6 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एलसीएम लो 5b स्क्वायर अपान, केवल b स्क्वायर लिखोगे, लेकिन ये 2 जो था उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इज आल्सो रेशनल नंबर। बट भाई ये इक्वल टू आपने ये लिखा है जिसे क्या माना है आपने, रेशनल नंबर। बट इधर क्या है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट √6 इज एन इरेशनल नंबर, यानी आपने इसको इसके इक्वल माना और इसको क्या माना है, रेशनल नंबर। बट इधर जो खुद ये लिखा है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। तो ये जो हमने माना था उसका कंट्राडिक्ट हो गया, नहीं हो गया, हो गया। यानी हमने जो माना था वो गलत हो गया। सो जो हमने माना था, आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, हमारा मानना जो था वो गलत हो गया। हैंस ये प्रूफ हो गया, इसको मैंने जब रेशनल माना था और ये गलत हो गया हमारा मानना, इससे प्रूफ होता है कि √2 प्लस √3 इज एन क्या, कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। यानी वो रेशनल ना हो के कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये भी प्रूफ हो गया। तो 3 टाइप्स के इसमें पहले टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऑल टाइप आपको बता दिए। अब आइए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एक आपका इसमें है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो इन दोनों में से एक रिलेटेड है, लेमा आपका रिलेटेड है, एल्गोरिथम आपको पढ़ना है। तो एल्गोरिथम थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि होता क्या है। जैसे मान लो एक कोई नंबर है a और दूसरा नंबर है b। a जो है b से बड़ा है, तो a को क्या मान लो, डिवाइडेड मान लो, और b को डिवीज़र मान लो। तो जब b से a को डिवाइड करते हो तो एक क्वोशिएंट क्यों आएगा, तो कहा जाता है कि अगर क्वोशिएंट को b से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो रिमाइंडर आएगा अगर उसको ऐड कर दो तो वही नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, 2 नंबर के बीच में एचसीएफ निकालने का एक मेथड है, और वो उसमें हम यही मेथड फॉलो करते हैं। बट यहाँ रिमाइंडर जो होता है जब 0 आ जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0, तो ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो डिवीज़र है आपका, वो आपका एचसीएफ कहलाता है। समझ में आ गया। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 6 और एक नंबर ले लिया 2। 2 छोटा है, यानी 6 इज ग्रेटर देन 2, तो 6 यहाँ लिख दिया, यहाँ 2 लिखा, और यहाँ 2 3 इज आता है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ 2 और 6 का एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। बट रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो बार बार ये प्रोसेस हम करते रहते। तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, देखो ये कहा गया है कि 135 और 225 का हमें क्या निकालना है,
SCF निकालना है इस मेथड से। तो आज हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 4 वाले क्वेश्चन को। क्लियर, सॉल्यूशन 4 वाले का। तो पहले आप लिख दो, वी नो हम जानते हैं ए इजकल टू बाई यूक्लिड, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया देखो, बाई ई मतलब यूक्लिड, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब एल्गोरिथम। आप पूरा लिखिएगा, ए इजकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आपका ए जो होता है वो बड़ा होता है बी से। तो यहाँ ए की वैल्यू आपने क्या मान ली, ए की वैल्यू आपने मान ली 225, जो बड़ी वाली वैल्यू हो वो ए मान लो। बी की वैल्यू मान ली 135। तो यहाँ थोड़ा रफ वर्क कर लिया करो, जैसे देखो मैं यहाँ रफ वर्क कर लेता हूँ। 135 से 225 को डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, 0 9, कितना आ गया, 90 आ गया। तो इसको कैसे लिखोगे, और एक बात और, यहाँ जो r की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर, और जो डिवाइड कर रहा है उससे छोटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ a की वैल्यू तो आपने 225 लिख दी, इक्वल टू b की वैल्यू आई 135, और आपने यहाँ रफ वर्क में थोड़ा काम किया तो कोशिएंट क्या आया था 1, और रिमाइंडर क्या आया था 90। तो यहाँ जो आपका r है क्या 0 आया, नहीं आया। तो मैंने अभी यहाँ बताया था जब r 0 नहीं आता तो फिर प्रोसेस वही करते रहते हो। लेकिन यहाँ जो आपका r आया है, लिख दे रहे हैं हियर r इक्वल टू 90 नॉट इक्वल 0। सो अगेन अप्लाई कौन सा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप पूरा फुल लिखिएगा। तो उसके लिए क्या होगा नेक्स्ट टाइम के लिए, अब ए कुछ और बन जाएगा। ए कौन बनेगा अब, तो ध्यान से देखिए, मैं अलग कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये जो आपका बी था, जब r 0 ना हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये जो बी है आपका वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ ऐसा लिखोगे 135, और जो रिमाइंडर था वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो कोशिएंट बन जाएगा, यहाँ 90 लिख दो। क्लियर। अब इसको फिर रफ वर्क कर लो थोड़ा सा, 90 से 135 को डिवाइड करके देखो तो क्या आएगा 1, ऐसे 5 और 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4, यानी 1 कोशिएंट आ गया, और रिमाइंडर अब की बार फिर क्या आया 45 आया, ये आपका बन गया। अब क्या रिमाइंडर ये 0 है, नहीं, तो फिर यहाँ क्या लिखोगे, हियर r इक्वल टू 45 नॉट इक्वल 0। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, ऐसे आप लिख दिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म पूरे लिखिएगा। तो फिर आपका अब की बार ए क्या बनेगा, ये 90 आपका ए बन जाएगा, जो है जैसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वैसे आप मत करिएगा, आपको समझने के लिए कर रहा हूँ। और जो ये रिमाइंडर आया है क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे आप 90 इजकल टू 45, कितनी टाइम्स 2 टाइम, और रिमाइंडर अब क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपने लिख दिया हियर r इजकल टू 0। इसका मतलब SCF जो हुआ किसका 135 एंड 225 का क्या आ जाएगा 45। ये किस मेथड से आपने निकाला है, ये इधर जो किया है वो रफ वर्क है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाला है आपने। तो आपका ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टडी कर लेते हैं। ये आपके NCERT का है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये कई बार रिपीट हुआ है, NCERT का ही है। तो कह रहा है इन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they are can march? मतलब एक 32 मेंबर्स की एक आर्मी की बटालियन है जो भी, और टोटल इतना मेंबर्स हैं, तो कितना मैक्सिमम कितने एक साथ
एक कॉलम में मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको एचसीएफ ही निकालना है। अब एचसीएफ आप किस तरह से निकालते हैं यहाँ मायने नहीं रखता, तो चाहे आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालें चाहे वैसे ही निकाल लें, यहाँ भी आपको एचसीएफ ही निकालना है। तो एचसीएफ आप लिखेंगे 616 और दूसरा क्या था 32। तो उम्मीद करते हैं अब आप ये कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैं एक थोड़ा रफली वर्क बता दे रहा हूँ, आप इसी मेथड से कर लीजिएगा। जैसे लिखेंगे 616 32 से ऐसे डिवाइड करिएगा, तो 616 32 1 जा 32 हो गया, 11 - 2 9 और यहाँ 2 6। आप 9 टाइम्स आप लिख सकते हैं, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27 एंड 28। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 और 16 - 8 2 9 - 8 ओनली 8 आ गया आपका। तो यहाँ आप लिखेंगे 32 × 19 एंड प्लस 8। अब यहाँ रिमाइंडर आपका 8 आ गया जो ज़ीरो नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, अब की बार 32 को मानेंगे इक्वल टू और 8 यानी रिमाइंडर को यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 4 लिख दीजिएगा, 8 4 जा और रिमाइंडर अब क्या आ गया 0। तो अब रिमाइंडर जब 0 आ गया तो एचसीएफ यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8, यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया 8 आ गया। यानी कह रहा है वन कॉलम में कितने मेंबर्स आएंगे 8 मेंबर्स आएंगे। तो ये आपका दूसरा मेथड था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आता है। तो एचसीएफ आपको इसमें निकालना होता है, किस तरह से आप निकाल रहे हैं यहाँ ये मायने नहीं रखता है, नहीं लिखा होता है कि किस मेथड से आपको निकालना है। क्लियर, तो ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो अब ये बता दिया तो आप कंप्लीट कर लोगे इस मेथड से भी अगर आ गया तो। आइए अब तीसरा मेथड पढ़ते हैं। तो टॉपिक जो तीसरा है इसमें वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो 6 वाला है, ये आप बहुत लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया कि इन द एडजॉइनिंग फैक्टर ट्री फाइंड द नंबर एक्स एंड वाई, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। ये जनरली बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने बता दिया जिससे मे भी अगर आप ही चाहे तो आप कंप्लीट कर लें। अब ये x लिखा हुआ है, ये 5 है, ऐसे जैसे मैं एक समझा दे रहा हूँ। जैसे एक 12 है, अब इसका ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन करना है तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लो, जैसे 2 ले लिया, फिर 6 ज़ा, फिर 2, फिर 2 3 ज़ा। इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, या एक नंबर ये पता है तो इससे इसको डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ लिख दो। तो अब आइए यहाँ हम बात करते हैं। ये बना हुआ है, पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो ये x कैसे पता चलेगा, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x आपका निकल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x, जैसे मैंने यहाँ कहा 2 6 12 तो ये आ गया। तो आ जाओ इससे मल्टीप्लाई करें, तो x की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x इजकल टू जो लिखोगे 5 × 2 7 8 3। तो 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40 और 1 41 हो गया, 5 7 ज़ा 35 एंड 4 39 हो गया, और 5 2 ज़ा 10 और 3 13। ये हो गया x की वैल्यू। और तुम्हें क्या निकालना था, y निकालना था। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आ जाओ यहाँ कहीं डिवाइड करके देख लेते हैं, 253 2783। तो 1 टाइम पहले 253 कितना आ गया 5 3 एंड 2 1 टाइम। इट मीन्स y की वैल्यू इससे क्या पता चल गई, क्या आएगी 1 आएगी। यानी मैंने ऐसे लिख दिया, इससे इसको डिवाइड किया है ना आपने, तो y इजकल टू 2783 डिवाइड बाई 253, तो क्या आ गया 11। ये हो गई y की वैल्यू। अब z की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया अभी कि ये 2 लिखा हुआ है, तो इससे इसको डिवाइड करो ये मिल जाएगा आपको। तो 11 से इसको डिवाइड कर लो, तो आप z इजकल टू आपने लिखा यहाँ
11 से जब आप डिवाइड करो 253 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो 5 में से 2 निकालोगे 3 आएगा, 33 यानी 23 आएगा। कहीं आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 11 से 253 को, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। तो ये समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे लिखा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द इंटीजर्स 12, 15 एंड 21 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे करना है। तो देखो 12 है, तो 12 ये छोटे नंबर हैं, इसको तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, 12 है तो 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, ये 12 का हो गया। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 के लिए आप लिख सकोगे 3 इंटू 5, और फिर 21 था तो 3 इंटू 7, ये हो गया। अब जब आप HCF लिख रहे हो, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, तो HCF मतलब कॉमन ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। तो इन तीनों नंबर में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, देखो ये, तो जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। तो ओनली यहाँ HCF क्या आ गया, 3 आ गया। HCF तो निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, LCM। LCM मीन्स होता है जो कॉमन हो, वो तो ठीक है एक बार लिख दो, लेकिन जो कॉमन ना हो उसे भी लिखो। जैसे इसमें 3 तो कॉमन था, चलो 3 आपने लिख दिया, लेकिन 2 स्क्वायर कॉमन था नहीं था, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ जो आपका 2 स्क्वायर है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, LCM 3 लिखा, 2 स्क्वायर भी लिखो, दूसरा चीज़ 5 भी लिखो। मतलब जो कॉमन नहीं उसको भी लिखना पड़ता है, और जो कॉमन है उसको एक बार। तो सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 इंटू 7, 420, ये आपका LCM आ गया। तो इस तरह से HCF और LCM आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो तीसरा टॉपिक था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में, तो ये मैंने लिख दिए हैं। देखो 8, 9, 10 लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्योंकि उनसे एक और मेथड निकल के आता है, क्या कि जैसे मान लो 2 नंबर्स हैं, एक नंबर A है और दूसरा B है। अगर इन दोनों का HCF और LCM पता हो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये एक मेथड निकल के आता है। यानी किसी भी 2 नंबर का HCF और LCM को अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो आज पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, मैंने कई सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो लेकिन उनमें से 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे, समझ जाएंगे। जैसे 8 वाला क्या कह रहा है, मैं 8 वाला सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। कह रहा है LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 182 एंड देयर HCF इज़ 13। तो आ जाओ लिखते हैं। यानी कह रहा है कि HCF जो है एक नंबर का, पहले LCM दिया था और HCF कितना दिया था, 13। तो A और B वो 2 नंबर हमने मान लिए, ठीक है, जिनका 13 दिया था, और LCM जो इनका दिया था वो दिया था 182, और एक इन दोनों में से कोई एक नंबर दिया है। देखो कह रहा है एक नंबर दिया है 26 एंड A इक्वल टू 26, ये जो गिवन है मैं लिखता जा रहा हूँ, और B तुम्हें क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो पहले ऐसे वही लिख दो जो भी यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा है कि वी नो, हम जानते हैं कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF ऑफ AB कितना था, 13 था, LCM कितना था, 182 था, और A आपने 26 माना है इंटू B 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई, 91। यानी दूसरा वाला जो नंबर होगा वो कितना आएगा, 91 आएगा। आप समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन जो है 9 और 10, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे देखो A और B का HCF दिया है,
एलसीएम दिया है, मुझे ए क्रॉस भी निकालना है, तो सीधा ये रखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम पता ही है, 5 और 200 मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही पता चल गया 1000 आएगा। तो आप 9 वाला खुद कर लेंगे। 10 वाला भी देख लो, एचसीएफ दिया है, कह रहा है एलसीएम निकालो, तो सेम यही फार्मूला आप लगाइएगा जो यहाँ मैंने लिखा है। एलसीएम पहले आप लिख दीजिएगा 45 एचसीएफ, और एलसीएम यहाँ ऐसे लिख करके छोड़ दीजिएगा, और फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है 135 इंटू 225। बस इसको लिखिएगा एलसीएम, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑफ दिस एंड दिस इजकल टू 135 इंटू 225 डिवाइड बाई 45। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो ये आपका ये भी 10 वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअली मैंने क्या कोशिश की है कि लगभग 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ छूटने ना पाए, सारे क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या कौन सा क्वेश्चन आता है कोई पता नहीं, बट ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा। आइए कुछ और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं इसमें, कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल, क्योंकि इस लैंग्वेज वाली क्वेश्चन में आपको ये डिसाइड करना हो कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। कह रहा है 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स, ऑल 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, यानी 4 मिनट, 7 मिनट, 14 मिनट के बाद बेल लगती है, और लेकिन पहले सुबह 6 AM पर एक साथ वो बेल लगी हुई है। तो पूछ रहा है व्हेन द 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट, तो अगले वो टाइम को क्या होगा जब वो फिर एक साथ लगेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप दिमाग में रख लो कि जैसे एक 4 मिनट बाद लगता है, एक 7 मिनट बाद लगता है, एक 14 मिनट बाद लगता है, तो इसी इंटरवल में तो फिर दोबारा नहीं रिपीट होगा, यानी लॉन्ग टाइम जाएगा। तो लॉन्ग टाइम मतलब क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो पहले, यानी इस क्वेश्चन में 11 को सॉल्व करने के लिए पहले इन तीनों का क्या निकालोगे, एलसीएम, क्योंकि पहले रिंग जो हुआ था वो कितने बजे, 6 AM। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर लो, 4 का क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, 7 का क्या लिखोगे भाई 1 इंटू 7, और 14 का क्या लिखोगे यहाँ 2 इंटू 7। तो क्या निकालना था तुम्हें, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम में एक बात और होती है, हाईएस्ट पावर कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लो, हाईएस्ट पावर। जैसे देखो 2 पावर यहाँ 2 है, और इसमें 2 तो है नहीं, इसमें 2 पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या हुई, 2 पावर 2 हो गई। फिर 7, तो 2 2 जा 4, 7 जा 28, इसका एलसीएम कितना आ गया 28, यानी सुबह 28 मिनट बाद फिर एक साथ लगेंगे। तो सुबह कितने बजे रिंग हुआ था, 6 AM। तो आंसर जो होगा, यानी नेक्स्ट जब एक साथ वो बचेंगे तो टाइम क्या रहेगा, क्योंकि ये मिनट में था ना सब, तो 6 इंटू 28 AM टाइम होगा दोबारा एक साथ रिंग होने के लिए। क्लियर हो गया। ऐसे ही 12 वाला क्या कह रहा है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग दियर अलार्म एट रेगुलरली इंटरवल ऑफ 72 seconds and 50 seconds respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for second time? फिर इसमें भी क्या करो, 72 और 50 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो उम्मीद है आप कर लेंगे इसको। एलसीएम जैसे सपोज कर लो यहाँ निकालोगे 72 का, तो क्या आएगा, 72 का ऐसे करते जाओ तो 236, फिर 18, फिर 19, इट मीन्स 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, और 50 का क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 स्क्वायर। ये तो अगर इनका एलसीएम निकालना हो, मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर लिखी जाती है, एंड 3 स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर कॉमन नहीं होता उसको भी लिखा जाता है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, एंड 9 इंटू 25, 8 जा कितना होगा 200 इंटू 9, ये 9 2 जा 18।
ये इतना सेकेंड आ गया, तुम्हें मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 तो ऐसे कैंसिल हो गया, 6 3 से 18, इट मीन्स 30 मिनट आ गया। तो इट मीन्स पहले कितने बजे एक साथ बजा था, 12, तो नेक्स्ट जो टाइम होगा आंसर 12:30 PM हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट एक साथ बजेंगे। आ जाओ एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट इसमें आपको SCF निकालना है, तो यही इंपॉर्टेंट है समझना कि SCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है। तो ये कह रहा था कि मर्चेंट हैज़ 120 लीटर एंड 180 लीटर ऑफ टू काइंड ऑफ ऑयल, ही वांट टू सेल ऑयल बाय फिलिंग द टू काइंड ऑफ ऑयल इन टिन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। यानी उसके पास दो अलग अलग ऑयल हैं, एक 120 लीटर है, एक 180 लीटर है। तो कह रहा है उसको सेल करने के लिए कितने छोटे, जैसे मान लो 120 लीटर 180 लीटर, तो कितने छोटे छोटे, और याद रही इन सभी इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, तो कितने छोटे छोटे टिन का यूज़ करना पड़ेगा उसको इन सबको अलग अलग सेल करने के लिए। बस कंडीशन यही है कि सब में इक्वल अमाउंट आना चाहिए। तो इसका मतलब ये इनसे छोटे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब इनका क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो आ जाओ, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो का यूज़ कर लो मेथड का, चाहे जिसका यूज़ कर लो। तो 2 6 होगा, 230 हो जाएगा, और 215 हो जाएगा, इसका 3 × 5, इट मीन्स इसको लिख सकते हो 2 पावर 3 × 3 × 5, और ये है 180। तो 180 का ऐसे निकालोगे तो ये हो गया 90, ये हो गया 45, ये हो गया फिर 15 एंड 3 5, इट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। जब SCF दोनों का लिखोगे 120 एंड 180 का, तो SCF में लोवेस्ट पावर काउंट होती है। दोनों यहाँ 2 पावर 3, यहाँ 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 कॉमन हो गया, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर हो गया, तो ये 3 हो गया इंटू 5। तो 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 3 जा 12, 5 जा 60, यानी 18 में कितना लीटर अमाउंट आएगा, 60 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग दिस। इस टाइप के क्वेश्चन भाई बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। कह रहा है एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ व्हिच ऑन डिवाइडिंग बाय दिस एंड दिस एंड दिस लीव रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ऐसा बड़ा सा नंबर बताओ जिसको इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आता हो, तो वो बड़ा नंबर क्या होगा। तो उस नंबर से इनको डिवाइड करना है, यानी जो नंबर कह रहा है बड़ा से बड़ा नंबर पता करो, वो नंबर पता करने के बाद इनको डिवाइड करना है, मतलब इन तीनों से वो नंबर छोटा होगा। तो छोटा होने का मतलब SCF निकालना है। क्या निकालना है, SCF। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एक प्रॉब्लम इसमें और भी तो थी, रिमाइंडर कुछ आ रहा था 1 2 3। तो क्या करो, जैसे रेस्पेक्टिवली लिखा है तो इससे जब उस नंबर से इनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1, तो इसमें से पहले 1 माइनस कर दो, यानी ऐसे 12 5 1 माइनस 1, यानी कितना आ गया 1250 आ गया। और इसको जब वो नंबर डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 2, तो 9377 माइनस 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9375। और तीसरा नंबर क्या है 15628 माइनस 3, तो हो जाएगा 15625। ये तीसरा नंबर हो गया। अब मैंने कहा तीनों का SCF कैसे पता चला, आपको बता ही दिया, क्योंकि भाई वो नंबर छोटा होगा क्योंकि इनको डिवाइड करना है। अब आपने लिखा 1250 इजकल टू, अब 1250 का आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा 1250 का ऐसे, तो ऐसे आप करते जाएंगे तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये 5 पावर का 4 लिखा है, तो ऐसे आप कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मुझे पता है। तो 1250 का होगा 2 × 5 पावर 4, और फिर इसका 9375 कैसे आप निकालोगे, तो आएगा 3 × 5 पावर 4, और इसका आएगा 15625 का आ जाएगा 2 × 5 पावर 5। अब जब आप SCF निकालोगे इन तीनों का, SCF आप 1250 9375 15625, SCF मीन्स लोवेस्ट पावर कॉमन। तीनों में 2, पहली बात तो कॉमन देखो,
टू यहाँ है ही नहीं तो टू की बात ही नहीं करेंगे। 5 तीनों में कॉमन है, तो 5 की लोएस्ट पावर क्या आएगी, 5 पावर 4 आएगी। अब 5 पावर 4 मीन्स क्या, 625, यानी ये आपका आंसर हो गया। एक और बात, क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। भाई इसमें तो आपको इससे इसको डिवाइड करना था, इसलिए आप समझ गए ये सी एफ निकालना है। लेकिन 15 में क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ दिस। लेकिन वो जो नंबर पता करना है वो नंबर इनसे डिवाइड होता हो, तो इसका मतलब इनसे डिवाइड करना है ना उस नंबर को। यहाँ एलसीएम निकालना है इसका, क्या निकालना है, एलसीएम। तो आ जाओ, इसका एलसीएम जब निकालोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने जा रहा हूँ। 306 आपने लिखा, तो 306 को पहले रफली ऐसे कहीं कर लो, 2 1 जा 2, और एलसीएम आप निकालना जानते हो, बस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एलसीएम ऑफ दिस 306 एंड 657। तो ये आप खुद निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आंसर मैच किया कि नहीं मैच किया। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ 22338, ये आएगा आंसर, एक बार देख लीजिएगा। अब आइए लास्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ऐसे नंबर दिया रहेगा और उसको दिखाना होगा कंपोजिट नंबर। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी में भी एक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो वो देखो। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो भाई। तो क्या गिवन था, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले ये समझ लो कंपोजिट नंबर होता क्या है, एक ऐसा नंबर जिसका मोर देन 1 फैक्टर हो। जैसे अगर 1 लिखा है तो 1 का तो 1 ही फैक्टर होगा, 2 लिखा तो इसका क्या होगा, 1 इंटू 2। तो एक वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स। तो एक मतलब खुद 1 और एक खुद वो नंबर। तो इसके अलावा तो 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, लेकिन अगर यहीं 4 लिखा हो, जैसे मान लो आपका 10 लिखा होता तो इसमें 1 इंटू 2 इंटू 5, तो 10 में देखो 1 और खुद इसके अलावा और भी तो आ गए नंबर्स, यानी 1 और 10 के अलावा और भी तो फैक्टर्स आ गए, यानी जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। समझ में आ गया। तो अब इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन है, 13 कॉमन है। मैं इजी भाषा में मैंने समझाया है। तो 13 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या 7 इंटू 11 प्लस 1 बच जाएगा। तो ये हो गया 13 इंटू 77 प्लस 1, इट मीन्स आ गया 13 इंटू 78। अब इसको लिख सकते हो ऐसे भी 2 इंटू 13, और 78 को 2 से जब डिवाइड करते तो क्या आता है, यही 2 मैंने कॉमन कर लिया यहाँ। तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। तो ये जो नंबर्स है ये क्या 2 से ज़्यादा यहाँ फैक्टर है नहीं, तो आप लिख दो हियर गिवन नंबर कंटेन्स more than 2 factors, hence given number is composite number। क्लियर, बस इतना लिखना होता है इसमें, 2 नंबर आपको मिल गया। अब ये एक क्वेश्चन है, देखो ये चेक वेदर लिखा हुआ 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। आपको यहाँ चेक क्या करना है, जैसे 6 पावर n की वैल्यू 1 रख दो तो क्या आएगा 6 पावर 2 n की वैल्यू रख दो तो 36 आएगा। यानी ऐसे कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए यहाँ लास्ट में जैसे 0 आ जाए, जैसे कुछ भी ऐसा रखो, यानी n की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो कि जैसे मान लो 10 की पावर 2 है तो 100 आएगा, ये 0 आ गया नहीं आ गया। तो वैसे पूछ रहा है यहाँ 6 की पावर n, यानी n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे उसका सॉल्यूशन जो हो जाए वहाँ यूनिट पोजीशन पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो पहले एक समझ लो, 10 जैसे है ये 0 आता है, तो 2 इंटू 5, यानी 0 लाने के लिए 2 चीज़ों का मल्टीपल होना वो नंबर ज़रूरी है। किसका 2 एंड 5 का। समझ में आ गया। यानी
कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 आ रहा है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा। तो इसमें पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, जो यही समझा रहा हूँ। तो लिखो, पहले इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। लिखना पड़ेगा इफ़ एनी डिजिट हैज़ द, भाई ये लैंग्वेज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट 0। इसका मतलब क्या हो गया? इफ एनी डिजिट हैज़ द लास्ट डिजिट 0, दैट इज number is divisible by, then number is divisible by, किससे डिविजिबल होगा? 10 से। सो 10 इजकल टू 2 इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर है उसमें 2 और 5 का फैक्टर होना ज़रूरी है लास्ट डिजिट में 0 लाने के लिए। बट 6 पावर n, एक मिनट इसको थोड़ा सा लिखो। सो कि जो पूछ रहा है उसके हिसाब से अब लिखते हैं। सो वैल्यू ऑफ 6 पावर n शुड बी डिविजिबल बाई, यानी ये जो कंडीशन इसको फॉलो करने के लिए, जैसे मैंने कहा 0 लाने के लिए 2 और 5 से मल्टीपल होना चाहिए 2 और 5 का, तो यहाँ 6 पावर n भी कंपलसरी है कि किससे किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 और 5 से। शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। बट 6 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर n, यही तो लिख सकते हो। इज, क्योंकि यहाँ 5 आता है, नहीं आता है। इज नॉट डिविजिबल बाई 5, ओनली डिविजिबल बाई 2। अब 5 से डिविजिबल ही नहीं है, हैंस ऐसा n कोई नंबर फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता जिसके लिए ये यूनिट डिजिट क्या रखे? 0 रखे। सो इट कैन नॉट end with digit 0 for any natural number n। क्लियर? तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, तो ये कभी कभार आता है 2 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर से सारे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे मैंने बता दिए। तो आप एक बार देखिएगा इसको, और भी कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।